आज हमारे लिए जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट। कोई भी अल्टरनेटिंग करंट का जो क्वांटिटीज है, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है यानी हम बोल सकते हैं वो एक रोटेटिंग वेक्टर टाइप काम करेगा। और वो अगर रोटेटिंग वेक्टर टाइप बिहेव कर रहा है तो हमको वो अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर भी करंट को और वोल्टेज को आरएमएस के टर्म्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखना है, यहाँ अगर हम देखें, अगर ये आर सर्किट है, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इन दैट केस अगर हम एसी का सप्लाई वोल्टेज दिए हैं और सप्लाई वोल्टेज को वी आर एम एस लिखे हैं और करंट को आई आर एम एस इंटू आर लिखे हैं यहाँ पर, तो अगर उस क्वांटिटीज को हमको डील करना है तो हम देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। डायरेक्शन के लिए हमको ये देखना है कि इसका फेज डिफरेंस कितना है, मतलब वोल्टेज और करंट के लिए फेज डिफरेंस कितना है। और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग सिर्फ ये अप्लाई करेंगे कि इसका ओम्स लॉ कैसे अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे वी आर एम एस, अगर देखेंगे वी आर, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू मल्टीप्लाइड विद आर, यही इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए सिंपली हम देखेंगे इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तो हमको पता है कि आर सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस है वो देखेंगे करंट का जो फेज होता है और जो वोल्टेज का फेज होता है वो दोनों का सेम होता है। तो दोनों का जो रोटेटिंग क्वांटिटी अगर है तो मैग्नीट्यूड ये होगा, डायरेक्शन ये होगा। इस तरह से डील करेंगे। सिमिलरली हम लोग इंडक्टिव सर्किट लिए भी अगर आएंगे तो यहां पर भी देखना है कि यहां पर VL का वैल्यू कितना होगा। VL का वैल्यू अगर देखें तो हम यहां लिखेंगे आई आर एम एस इंटू आर। बेसिकली अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो यहां पर होगा एक्सएल, और एक्सएल यहां पर हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू एक्सएल। और इसका अगर डायरेक्शन देखिए तो यहां करंट लैग करता है, दैट मींस वोल्टेज लीड करेगा। तो अगर करंट लैग करता है तो दैट मींस हम यहां पर करंट को डिनोट करेंगे और वोल्टेज के टर्म्स में यहां पर हम बोलेंगे ये VL होगा। दोनों का डायरेक्शन अगर देखें तो ये 90 डिग्री से लैग लीड करता है, पीछे रहता है करंट और आगे रहता है वोल्टेज। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों को इन दोनों से ऐसे डील करेंगे। फिर हम लोग ओवरऑल इसके बाद जो सिनेरियो होगा उसका आएगा इंडक्टिव के बाद, अब आएगा कैपेसिटिव सर्किट के बाद। कैपेसिटिव सर्किट में भी इसी तरह से बिहेवियर होगा, जस्ट इसको थोड़ा सा डिफरेंस ये कर देगा कि यहां पर करंट लीड करेगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यहां पर भी फिर से ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे VC इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू XC। और यहां पर XC जो है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां एक्सेल जो था वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस। दैट मींस अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यहां अप्लाई कर देना है यहां से कि यहां जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा यहां पर भी लैग करेगा, लीड करेगा, लेकिन यहां लीड करेगा करंट। तो करंट को अगर हम यहां लिखते हैं तो सॉरी VL को लिखना पड़ेगा, आई मीन VC को लिखना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे रोटेटिंग वेक्टर को तो वो करंट यहां से लीड करता है, तो लीड करता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के वाइज लीड करना चाहिए। तो करंट आगे है और पीछे है वोल्टेज। तो इन सभी सर्किट्स को मिलाते हुए हम लोग पहला सर्किट जो देखते हैं वो है RL सर्किट को। तो इसके बाद हम लोग RL सर्किट इसके बाद देखते हैं। इसको थोड़ा सा रूम देना, इसको पॉज मार देना, हम इसको RL सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। तो हम लोग देखें जैसे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि यही जो हम लोग सिनेरियो सीखे हैं तो RL सर्किट के ऊपर कैसे ये अप्लाई करते हैं उस चीज को देखते हैं। तो अगर हम सप्लाई वोल्टेज VRMS देख लिए जो कि सप्लाई वोल्टेज है, और इन टर्म्स के अगर सप्लाई के चलते दो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इस वोल्टेज को अगर हम एज्यूम कर ले कि ये VR है और इस वोल्टेज को अगर हम लिख दें VL है, देखते हैं इस टर्म्स को फेजर्स की इनका कैसे रिलेशन आता है। तो पहले हम इनका मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें, अगर IRMS करंट यहां से थ्रू आउट एक करंट बह रहा है उसको हम IRMS ले रहे हैं, तो अगर यहां VR का जो वैल्यू है, VR का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर देखें तो कितना होता है, हम लिखेंगे IRMS इंटू आर, यही इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें कि VL व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो हम VL इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ लगाएंगे यहां पर, जैसे हम लोग पिछले बार देखे थे, तो IRMS इंटू XL हो जाएगा। लेकिन अगर इनका फेज रिलेशन क्या होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फेज रिलेशन क्या होता है। तो हमको पता है यहां पर करंट का क्या बिहेवियर होता है कि सर यहां जो करंट होता है और यहां जो वोल्टेज होता है वो दोनों तो सेम फेज होता है। और अगर यहां देखें तो यहां जो करंट होता है वो अगर आई इस तरफ है तो ऑब्वियसली लैग करता है करंट, तो लैग करता है तो वोल्टेज लीड करेगा। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर देखें तो आगे कौन रहने वाला है, VL रहने वाला है, और पीछे कौन रहने वाला है, I रहने वाला है। तो दैट मीन्स अगर हम दोनों को इस तरह से पिक्चराइज करें तो अगर यही फेजर्स को यहां ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कैसा आएगा। यहां अगर हम देखें जैसे फेजर डायग्राम में देखें तो अगर I को यहां डिनोट करते हैं तो VR यहां होगा,
यहाँ देख सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड वाइज वीआर का वैल्यू ज्यादा होता है, इसलिए इसका एरो वाइज भी इसका लेंथ हम ज्यादा बनाते हैं। तो वीआर का वैल्यू यहाँ हो गया, आई का वैल्यू यहाँ हो गया, और ऑटोमेटिक सी बात है कि वीएल का वैल्यू ऊपर साइड में होगा, तो वीएल इज गोइंग टू बी दिस साइड, वीएल गोइंग टू बी दिस। अब इनका जो फेजर्स का एडिशन होता है, जैसे हम लोग फेजर्स का एडिशन बोलने का मतलब है कि वेक्टर से एडिशन है। वेक्टर से एडिशन कैसे करेंगे, वी आर इस तरफ है, वी एल इस तरफ है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से वो इस तरफ होगा, और ये जो वोल्टेज होगा ये सप्लाई वोल्टेज ही यहां पर होगा। तो यहां सप्लाई वोल्टेज और करंट में फेजर डिफरेंस आ गया है, और उस फेजर डिफरेंस को हम कहेंगे फाई। यहां फेज एंगल बिटवीन, तो हम अगर इस सर्किट का फेज डिफरेंस पूछे तो वो कितना होता है, तो करंट का और सप्लाई वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस वहां पर आ जाएगा फाइव। तो यहां से अगर आप देखें तो अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो यहां पर कितना है, वो उसका लेंथ है वी एल, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही है। और अगर इसका बेस का वैल्यू देखें तो वो कितना है, वी आर, क्योंकि वी का वैल्यू इतना ही है। तो अगर यहां पर 10 फाई अप्लाई करते हैं कि अगर हमको देखना है कि फेज डिफरेंस कितना, तो 10 फाई निकालते हैं। 10 फाई के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना भाई, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर का वैल्यू वीएल हो जाएगा और बेस का वैल्यू बीआर हो जाएगा। जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज यहां पर ऑलरेडी पता है कि वीएल का वैल्यू इज गोइंग टू बी वीआरएमएस इनटू एक्सएल, तो वीआरएमएस इनटू एक्सएल, और यहां हो जाएगा आईआरएमएस इनटू आर। तो आईआरएमएस आरएमएस कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहां पर 10 फाई का जो रिलेशन आ चुका है वो एक्सएल अपॉन आर हो चुका है। देखना यहां पर इन दोनों को मिला के एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बात करेंगे कि यहां पर भी दोनों को मिला के भी, जैसे हम लोग सीरीज के केस में बात करेंगे वहां R1 रहता था, R2 रहता था, उसका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते थे R इक्विवेलेंट। यहां पर भी सिमिलरली एक्सएल है जो कि एक रेजिस्टेंस ही है, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस, दोनों मिला के एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा। उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम कहते हैं यहां पर Z, और उसको हम डिनोट करते हैं और कहते हैं इंपिडेंस। और यहां पर सप्लाई वोल्टेज ही है और सेम करंट यहां से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आईआरएमएस। तो यहां से रिलेशन आ सकता है सर कि सप्लाई वोल्टेज का, करंट का और इंपिडेंस का जो रिलेशन है वो आ जाएगा वीआरएमएस इज इक्वल टू आईआरएमएस इनटू में Z। अगर इसी चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं और डिफरेंट यही डायग्राम के साथ ये अगर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं इंपिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच में कितना जल्दी से ऑब्टेन कर सकते हैं रिलेशंस को। यहां पर देखो, अगर हम देखें तो यहां अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मींस वीआरएमएस स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर। तो अगर यही रिलेशन यहां यूज करते हैं और वीआर का वैल्यू पुट कर देते हैं तो सर्टेनली दिस इक्वेशन बिकम्स आईआरएमएस स्क्वायर इनटू में आर स्क्वायर प्लस आईआरएमएस स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एक्सएल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आईआरएमएस स्क्वायर इनटू में जेड स्क्वायर, जैसे हम लोग यहां पर सप्लाई वोल्टेज के लिए ऑब्टेन किए हैं। आईआरएमएस का स्क्वायर कट जाएगा और अल्टीमेटली जेड स्क्वायर इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यानी जैसा बिहेवियर वीआर, वीएल और वीसी ने दिखाया था वही बिहेवियर जेड, आर और एक्सएल ने दिखा रहा है। तो हम उसको सिमिलरली पिक्चराइज कर सकते हैं कि सर अगर ये आर है और इस तरफ एक्सएल है तो ये डेफिनेटली दिस गोइंग टू बी जेड, और यहां पर भी आपका आएगा फेज डिफरेंस है। और ऑलरेडी हम इक्वेशन को यहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस दैट इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। ये रिलेशन यहां से भी ऑब्टेन हो सकता है डिफरेंट। अब हम लोग हर एक क्वांटिटीज को यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि हमको फेज डिफरेंस पता चल गया है, हमको डिफरेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया है, तो हम ओवरऑल सभी इक्वेशंस को डील कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले इक्वेशंस को हमको जो डील करना है वो यहां पर ये रहेगा कि यहां पर आईआरएमएस का जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या ले सकते हैं। आईआरएमएस का जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होता है वो आपको वेरी वेल पता होता है कि साइन ओमेगा टी यहां हो जाएगा ऑलरेडी, और साइन ओमेगा टी के बाद फेज का क्या होगा, क्योंकि अगर हम सप्लाई वोल्टेज को एज्यूम करते हैं कि उसका जो इक्वेशन है वो अगर है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो उस हिसाब से देखिए यहां फेजर डिफरेंस से
कि यहाँ पर अगर वोल्टेज इस जगह पे है तो करंट इसके पीछे में है, और पीछे में है तो नेगेटिव साइन से लिखते हैं, क्योंकि लैग कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, और अगर लीड करेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ लैग कर रहा है, लैग कितने से कर रहा है, दैट इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है, तो फाई का बराबर है, और फाई का वैल्यू हम लोग कितना ऑब्टेन कर चुके हैं, तो tan phi इज इक्वल टू वी एक्सएल अपॉन आर। तो यहां पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और माइनस ऑफ फाई लिख देते हैं, माइनस साइन इसीलिए क्योंकि लैग कर रहा है। तो डेफिनेटली द आई इक्वेशन बिकम्स, और हमको पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में रिलेशन हमको वेरी वेल पता होता है कि सर मैक्सिमम वैल्यू इज √2 टाइम्स आई आरएमएस मल्टीप्लाइड विद साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आपका करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है इस बात को यहां पर निकाल सकते हैं। और फाई का वैल्यू हम लोग वेरिएबल जानते हैं कि सर tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, और इसी चीज को भी हम लोग लिख सकते हैं कि VL अपॉन VR, क्योंकि हम लोग IRMS का करंट के जैसा हम लोग यहां पर डील किए थे, उस चीज को यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। इस चीज को यहां पर पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली मेरे को करंट का इक्वेशन मिल जाएगा। हम यहीं पर नहीं रुकते हैं, हम डिफरेंट इक्वेशंस इनके और इनके भी ले सकते हैं। अगर हमको इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे सर ये भी एक एसी क्वांटिटीज भी है, तो अगर एसी क्वांटिटीज है तो इसके पास भी साइनसॉइडल फंक्शन होगा, और साइनसॉइडल फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, हम कहेंगे कि VR का जो मैक्सिमम वैल्यू है और साइन ओमेगा टी। अब इसका फेज डिफरेंस के बारे में देखेंगे, तो आप यहां पर देखो जो VR है और I है ये दोनों सेम फेज में लाई कर रहा है, यानी करंट का जो फेज है वही फेज किसका होगा, VR का होगा। तो सिंपली दैट मींस कि I का जो फेज है वो है ओमेगा टी माइनस फाइव, तो VR का भी सिंपली कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। दैट्स इट, में ज्यादा नहीं सोचना है। और एक बार अगर हम VRMS का मैक्सिमम वैल्यू निकलिए तो हमको ऑटोमेटिक से पता है कि इसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे, √2 टाइम्स VR का VRMS, और VR का जो VRMS वोल्टेज है वो है IRMS इंटू R। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू IRMS इंटू R। ऑलरेडी ये सब वैल्यूज हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, और ये वैल्यू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आपका VR का वैल्यू हो गया। सिमिलरली देखो यहां पर भी हम हर एक का इक्वेशन निकाल सकते हैं, हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हमको ये सर्किट के बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस हो गया है। इनफैक्ट अगर हम DC का कोई भी क्वेश्चन बनाए, हमको बस ये इंपेडेंस ट्रायंगल पता होना चाहिए और हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। देखना आप लोग, हम VC का वैल्यू भी कैसे लिख सकते हैं, सॉरी VL का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। तो VL यहां पर क्या होगा, सिमिलरली जैसे हम लोग बाकी सबका किए इसमें भी वही करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, फेज डिफरेंस देंगे, मजा ही मजा। अब देखना इसका VL का वैल्यू कैसे लिखेंगे, VL का वैल्यू हम गोइंग टू बी I का मैक्सिमम वैल्यू VR का और साइन ओमेगा। अब यहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा, ये इस बात को देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, इस बात को देखिए। अगर लीड कर रहा होगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, लैग कर रहा होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। यहां देखना ये VL का वैल्यू ऊपर है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब जाएंगे तो ये लीड कर रहा है, और लीड कितने से कर रहा है, पॉजिटिव में 90 डिग्री, यानी प्लस में 90 डिग्री। जो भी फेज डिफरेंस है उसमें हम ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो हम देख रहे हैं यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री से ऐड कर देंगे तो ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 90 डिग्री, दैट्स आवर इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ द इंडक्टिव सर्किट। और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कितना होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज √2 टाइम्स VL का RMS वैल्यू, और VL का जो RMS वैल्यू होता है वो कितना होता है, अरे चलिए देखिए ना, यहां पर IRMS इंटू XL, और IRMS का वैल्यू देखेंगे तो IRMS इंटू XL साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2। दैट्स आवर इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ द VL सर्किट। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिख दिए, VR का, VL का फेजर डायग्राम दिख रही है। इसको चिंदी वाले क्वेश्चन से पूछते हैं, ये बोलते हैं कि इसको इंपेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बड़ा बात हो गया, ये इंपेडेंस ट्रायंगल हो गया। एक बार इंपेडेंस ट्रायंगल पता चल गया, इस वैल्यू को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लोग सारी सर्किट्स के बारे में अच्छे से एनालिसिस हो गया। अब देखना इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। देखना यहाँ का बोलेगा वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज दिया हुआ है, अगर यहाँ का वोल्टेज 30, इसका वोल्टेज मान लो 40, तो इसका वोल्टेज क्या, अरे भाई साहब यहां अगर 30 है 40 है तो ये VR है, VL है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिंपली लगा देना, ये 30 ये 40 तो ये कितना हो गया 50। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग लिटरली उड़ा सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं इसमें।
अगर इसमें और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो हम लोग डेफिनेटली इसके आगे लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। एक बार आप लोग इसका डीप एनालिसिस कर लोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लो आ गया था। हाँ, तो जैसे हम लोग एनालिसिस किए आरएल सर्किट को डील करने का, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम और एक इंडक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 0.08 बाई पाई हेनरी। तो इसका एक्सेल का वैल्यू कितना होगा उसको निकालने के लिए यहाँ पर 50 हर्ट्ज का वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेल का वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर आर निकाल लिए तो ओवरऑल सर्किट को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक्सेल का वैल्यू कितना होगा। एक्सेल गोइंग टू बी ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है 2 पाई एफ इंटू एल, और 2 पाई एफ इंटू 50 इंटू एल। एल का वैल्यू हम ले सकते हैं 0.08 बाई पाई, यानी ये हो जाएगा 100 पाई मल्टीप्लाइड विद 0.08 पाई, दैट्स गोइंग टू बी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और 100 इंटू 0.08 का वैल्यू हो जाएगा 8 ओम। यहां पर एक्सेल का वैल्यू 8 ओम हो चुका है, आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहां पर 6 ओम। तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एक ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर अगर आर है और यहाँ एक्सेल ऊपर की तरफ होगा जैसे हम लोग देखे थे, तो एक्सेल यहाँ इस साइड होगा और यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। कितने से लैग लीड कर रहा है सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एक ट्राइंगल ही बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये 6 है, ये 8 है। तो क्या एक ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर? अगर ट्रिपलेट के बारे में देखें तो ट्रिपलेट क्या कहता है? ट्रिपलेट कहता है सर कि यहाँ पर 3 4 5 अगर हो तो यहाँ अगर 3 है तो ये 4 है, तो यहाँ क्या बनेगा? ये अगर बेस है तो ये हाइपोटेनस होता है, और ये आपका सॉरी ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये वाला आपका होगा हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 8 और 10 हो जाएगा। तो उतना निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये 6 8 तो ये क्या होगा 10 के बराबर, यानी 10 ओम। आगे से हम लोग इतना नहीं करेंगे, डायरेक्टली समझ सकते हैं 6 8 है तो 10 होगा डेफिनेटली। अब अगर और भी कुछ दिया हो रहा था, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके दिया हो रहा था, ये 9 रहता, ये 12 रहता, तो ऑटोमेटिकली ये 15 होता। तो जैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यहां पर आपका फाई का वैल्यू निकल जाएगा तो हम फेस डिफरेंस डेफिनेटली यहां से निकाल सकते हैं। यहां आप देख सकते हो ये 3 4 4 5 का ही ट्रायंगल बन रहा है। दैट मींस अगर ये 3 है और ये 5 है तो डेफिनेटली इसका एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, और ये 90 है तो ये होता है 37। ये आप लोग वेरी वेल आपको तो कैसे इस चीज को ट्रायंगल में बनाते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि 10 फाई का वैल्यू कितना आ चुका है। 10 फाई का जो वैल्यू आ चुका है वो हम लोग देख सकते हैं, वो डेफिनेटली आ चुका है 10 ऑफ 53 डिग्री के केस में। तो फाई का वैल्यू यानी कितना से लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, इसका वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं। तो सिंपली दैट मींस अगर हमको डिफरेंट इक्वेशंस निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। IRMS का वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्यों निकाल सकते हैं। यहाँ पर IRMS इज इक्वल टू गोइंग टू बी VRMS अपॉन Z। तो Z का वैल्यू भी यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये 10 ओम ये निकाल ही चुके हैं। तो VRMS डिवाइड बाई Z, और VRMS का वैल्यू हम लोग पता है कितना आ चुका है 100। तो यहाँ 100 अपॉन Z, और Z का वैल्यू कितना है निकाल चुके हैं हम लोग, इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 बाई 10 यानी कि 10 एम्पियर इसका IRMS करंट हो गया। एक बार हमको IRMS मिल गया, फेज मिल गया, हम लोग कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और हम लोग सर्टेनली देखते हैं कि हर एक का इक्वेशंस कैसे कैसे फोल्ड बाय फोल्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकालना है। I इज इक्वल टू √2 IRMS साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होता है क्योंकि लैग करता है, और माइनस फाइव का वैल्यू यानी कि कितना है माइनस ऑफ 53 डिग्री। यहां से हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर 10 का वैल्यू आ चुका है, यानी 10√2 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री वेरी वेल हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज करो और क्वेश्चन में क्रिएट हो सकता है कि एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड करंट का वैल्यू कितना है। यहां पर भी पूछ सकता है कि एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड करंट का वैल्यू कितना है बताइए। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से कोई भी मोमेंटरली ऑफ टाइम पे करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां पर t इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर देते हैं तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 10√2, और यहां पर साइन ओमेगा t तो यहां 0 हो जाएगा और माइनस ऑफ 53 डिग्री हो जाएगा, और माइनस 10√2 साइन 53 डिग्री, और साइन 53 डिग्री यहां से हम ऑब्टेन ही कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 4 बाई हो जाएगा 10√2 4/5, और 4/5 हो जाएगा 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी 8 - 8√2 एम्पियर एट
t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ये हम इक्वेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। वेरिएबल यहां पर हमको इंस्टेंटेनियस करंट मिल गया। अगर हम वीआर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वीआर का वैल्यू भी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बहुत अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि वीआर का वैल्यू होता है कि वीआर का मैक्सिमम वैल्यू यानी √2 टाइम्स वीआरएमएस, और वीआरएमएस होता है आईआरएमएस इनटू आर। आईआरएमएस का वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, कितना 10 है, और यहां पर इसका वैल्यू 6 है, तो 10 इंटू 6 गोइंग टू बी 60, तो यहां हो जाएगा इंटू 60 साइन, और इसका फेज का वैल्यू जो आपको पता है कि वीआर का जो फेज होता है वो करंट का फेज होता है, और करंट का जो फेज है वो कितना निकल चुका है, ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री। दैट्स इट। इसका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। और अगर हमको वीएल का वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम इसका आईआरएमएस इंटू एक्सएल कर देंगे, और इस फेज में सिर्फ 90 डिग्री ऐड कर देंगे, तो यानी कि वीएल का वैल्यू निकाल लेंगे सर √2 टाइम्स वीएल का आरएमएस वैल्यू। वीएल का आरएमएस वैल्यू कितना है देखना, वीएल का जो आरएमएस वैल्यू होगा आईआरएमएस दैट इज 10, और एक्सएल का वैल्यू आ चुका है 8, दैट मींस 80, तो √2 टाइम्स इंटू 80 और साइन ओमेगा टी। आपको पता है कि ये लैग करता है, सॉरी लीड करता है कितने से, 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से अगर लीड करता है तो हम सिंपली यहां पर 90 डिग्री ऐड कर देंगे, और 90 माइनस 53 डिग्री इतना तो आपको पता ही होगा 37 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा 80√2 साइन ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, और ये आपका VL का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हो गया। तो हम कोई भी सर्किट के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कभी कभी देखना पहले से क्या हो रहा है, पहले से फेज एंगल दिया हुआ रहता है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर फेज एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है फेज एंगल अगर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो एक्सएल का वैल्यू बताइए। अरे यार ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप यहां पर देखो, एक बार अगर ट्रायंगल पता है और ये एंगल ऑलरेडी अगर पता हो, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एक्सएल का वैल्यू कितना हो गया, चिंदी वाले सवाल। 45 डिग्री दिया हुआ है तो हम परपेंडिकुलर बेस पढ़ेंगे, 1045 मतलब 1 होता है, तो ये और ये इक्वल होगा, तो ये अगर ये इक्वल होगा तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं, आप इनको फॉर्मेट वाइज देख लेना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम लोग डील करेंगे आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट। दैट्स इट।